नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश रोल में। और दोस्तों, मैं आपके लिए आज विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 20 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताऊंगा। सारे ही क्वेश्चंस को मैं डिटेल वाइज बताऊंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। देखिए, सारे ही क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण क्या है? या कौन सा ऐसा बल होता है जिसके कारण दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं। और अगर इसके अपोजिट बल की बात करें, यानी बाहर से केंद्र की ओर जो बल लगता है, उसे हम सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल वह बल होता है जो दो गतिमान वस्तुओं में दोनों की गति का विरोध करता है। और शयान बल की अगर बात करें तो द्रवों तथा गैसों के बीच जो परतें होती हैं उनके बीच जो बल कार्य करता है उनको हम घर्षण बल या श्यान बल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा अभिकेंद्री बल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अगर हम न्यूटन के गति के नियम का दूसरा नाम देखें तो उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, इसे हम एक और नाम दे सकते हैं गैलीलियो का नियम। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है या बल के बारे में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? देखिए, न्यूटन इंटू सेकेंड मात्रक है संवेग का। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, अगर हम शक्ति की बात करें तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक वॉट है। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, इसका मात्रक जूल है। अगर बल की बात करें तो बल वाहवाह कारक है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है, इसका सही मात्रक न्यूटन है। ठीक है, और बल एक सदिश राशि है। ठीक है, बल एक सदिश राशि है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व है, प्रतिक्रिया है, वेग है या त्वरण है? तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया। यानी जो बल आप पत्थर पे लगाते हैं, एक विपरीत बल पत्थर की ओर से आपके पे लगता है, इसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जड़त्व किसी भी वस्तु की स्थिरता जिसके कारण होती है उसे उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। वेग किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड चली गई किसी निश्चित दिशा में दूरी को वेग कहते हैं। और त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम वेग की बात करें तो वेग भी एक सदिश राशि है और त्वरण भी एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और जबकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। खिलाड़ी किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ते हैं या दौड़ता है? ठीक है, तो उसका आंसर होगा गति के जड़त्व का। गति के जड़त्व का फायदा उठाने के लिए खिलाड़ी लंबी कूद से पहले दौड़ लगाता है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल को बलाघूर्ण कहा जाता है। घर्षण बल आपको हमने बताया था, घर्षण बल वह बल होता है जो किसी दो गतिशील वस्तुओं की गति का विरोध करता है। और आघूर्ण का सिद्धांत वही बल आघूर्ण का सिद्धांत है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कैच करते समय
खिलाड़ी किस को कम करने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है, यानी किस चीज़ को कम करने के लिए अपना हाथ पीछे खींचता है? आवेग, बल, संवेग या त्वरण? तो इसका आंसर होगा आवेग को, यानी खिलाड़ी कैच करते समय आवेग को कम करने के लिए हाथ को पीछे खींचता है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो बल, अभी आपको बताया था कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन है। ठीक है। संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और अगर त्वरण की बात की जाए तो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, यानी स्नेहक का प्रयोग हम लोग क्यों किए करते हैं? ठीक है, तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, ईंधन दहन के लिए, त्वरण को बढ़ाने के लिए। तो स्नेहक को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। लुब्रिकेंट्स बहुत ही चिकना पदार्थ होता है। इसका प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि बीच में घर्षण कम हो और चीज़ या कोई भी वस्तु जो है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से चल सके। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने का विरोध करता है। आपके ऑप्शन है स्थितिकी, घर्षण, गतिकी या त्वरण। यानी अगर दो वस्तुएं एक दूसरे पर सरक रही हैं या एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से चल रही हैं, सुगम तरीके से चल रही हैं, तो अगर इस चीज़ का कोई विरोध कर रहा है तो उसको हम घर्षण कहेंगे या घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल आपको हमने बताया था कि घर्षण बल वह बल होता है जो किसी भी दो वस्तुओं के बीच की गति का विरोध करती है, तो उसे हम घर्षण बल कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी के तल पर खड़े होने पर, ये कल की जगह पर तल लिख लीजिए। तल हमारे पैरों पर कैसा बल लगाता है? ठीक है, घर्षण बल, घूर्णन बल, प्रतिक्रिया बल या सीमांत बल? देखिए, पृथ्वी के तल पर खड़े होने पर जो बल हम पृथ्वी पर लगाते हैं उसके विपरीत एक और बल पृथ्वी हमारे ऊपर लगाती है जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रिया बल। अगले प्रश्न में चलते हैं। किए हुए कार्य की दर क्या कहलाती है? ठीक है, तो किए हुए कार्य की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन की बात करें, कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। अगर हम दाब की बात करें तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? ऊंचाई के साथ, दूरी के साथ, त्वरण के साथ, वेग के साथ? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा वेग के साथ। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखिए आप, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप वेग को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। उड़ते हुए विमान में होती है कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है, या दोनों होती हैं, या कोई नहीं होती है? तो उड़ते हुए विमान में गतिज और स्थित दोनों ही ऊर्जाएं होती है, तो आपका आंसर होगा दोनों ऊर्जाएं होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? ठीक है, तो डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर विद्युत को यांत्रिक की बात की जाए तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बात की जाए तो सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
और यहाँ अगर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बात की जाए तो आपका सितार जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1 किलोग्राम की वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। देखिए फिर से आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, k बराबर 1/2 mv² इसका मान होता है। तो अगर आप m की वैल्यू भी 1 रख देंगे और v की वैल्यू भी 1 रख देंगे तो इसका मल्टीप्लाई जो कि 1 ही होता है, तो k की वैल्यू भी आपकी 1/2 ही आएगी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1/2 जूल। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। इसमें भी आप देखिए कहा गया है कि अगर देखिए फॉर्मूला होता है k = 1/2 mv²। यहाँ पे द्रव्यमान को भी अगर आप दोगुना कर दें और v को भी आप दोगुना कर दें तो इसका मल्टीप्लाई 4 होगा। सारी वैल्यू आपकी 4 गुनी हो जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 4 गुनी। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसकी वजह से ही किसी वस्तु का भार होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम भार कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से दूर ले जाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से अगर आप दूर ले जाएंगे तो उसके भार पर प्रभाव क्या पड़ेगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो अगर आप विषुवत रेखा से ऊपर इस तरफ या इस तरफ जाएंगे या ध्रुवों पर जाएंगे तो उसका भार बढ़ेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर घटेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर बढ़ेगा, सदैव समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर इसका मान घटेगा, जबकि पृथ्वी के केंद्र की ओर से आप दूर जा रहे होंगे तो उसका मान बढ़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी ग्रह के सिकुड़ने से जी का मान घटता है, जी का मान बढ़ता है, जी का मान समान रहता है या जी का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो किसी भी ग्रह के सिकुड़ने से जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जी का मान बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे, आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन कितना भी तोड़ मरोड़ के पूछा जाए आप उसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन हो तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग ही चंद्रमा पर है, तो जो भार आपका पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 चांद पर होगा। तो अगर हम 60 का 1/6 करें तो आपका आंसर आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 10 न्यूटन। तो अगर पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार 10 न्यूटन होगा। तो दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, थ्योरी बेस्ड थे और सारे ही क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।